गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फिर से आज हम लोग क्लास 10 का 1.2 मैथ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। तो इसमें से पहले कुछ समझना है, फिर आगे स्टार्ट इसका करना है। तो पहले हम समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या जो आगे काम आने वाला है वो सारी चीज़ हम जान लेंगे यहीं पे। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड जानने से पहले हमें अभाज्य संख्या के बारे में जानना होगा। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या जो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अन्य संख्या से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो। कोई भी ऐसा संख्या जो अपना छोड़कर दूसरे किसी से विभाजित नहीं होगा उसे हम लोग अभाज्य संख्या मानेंगे। जैसे 1, 2, 3, 2 सिर्फ 2 से ही विभाजित होता है इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। 3 3 से विभाजित होता है इसलिए अभाज्य संख्या है। अगर हम 4 बोलते हैं, 4 2 से विभाजित हो जाता है इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। कोई भी ऐसा संख्या जो किसी अन्य से विभाजित हो जाए तो उसे अभाज्य संख्या नहीं माना जाएगा। वहीं पर अगर भाज्य संख्या का बात किया जाए, भाज्य संख्या का बात किया जाए तो भाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जो अपने के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो, अन्य संख्या से भी विभाजित हो, यानी कि भाग लग जाए, अन्य संख्या से विभाजित हो जाएगा तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ से समझना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य पहले तो हम समझ लेते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड, खंड का मतलब अलग अलग खंडों में बांटना और गुना का मतलब गुना ही होता है। तो खंड मतलब अलग अलग भागों में बांट देना, गुना का मतलब गुना करना। जैसे किसी भी संख्या को अलग अलग गुना के खंडों में बांटना, उसी को क्या बोलेंगे? गुणनखंड। जैसे कि मान लेते एक संख्या, मान लेते यहाँ 12 है, इसको गुना के खंड में अलग अलग बांटना है। जैसे 2 और 6 बांट दिए तो इसका एक गुणनखंड हो गया। 3 और 4 बांट दिए, इसका एक अलग गुणनखंड हो गया। और इसको 1 गुना 12 लिख सकते हैं, ये भी क्या हो गया? गुणनखंड ही हो गया। अब हमें बेसिकली यहाँ समझना है क्या? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड किसको बोलेंगे? ऐसा गुणनखंड जिसको एक बार करने के बाद वो दोबारा विभाजित किसी से भी नहीं होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड। जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 2 4 गुना 3 12, ये होगा। अब इसे किसी भी और रूप में नहीं बांट सकते हैं तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। जैसे 2 दूना 4 तिया 12। अगर अभाज्य गुणनखंड एक ऐसे भी विधि होता है, जैसे यहाँ 12 है, 12 को किससे घटाएंगे? 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसी को क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 12 को और किसी भी चीज़ में नहीं तोड़ सकते हैं, इसीलिए ये क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से समझना है, एक सूत्र याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि यहाँ बताया जा रहा है। दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, गुणनफल यानी मान लेते हैं दो संख्या कोई भी a गुना b करेंगे तो LCM ऑफ a, LCM ऑफ ए बी इंटू SCF ऑफ ए बी के गुणनफल के बराबर होगा। हमेशा याद रखना है, दो संख्या का गुणनफल क्या होगा? a इंटू बी का गुणनफल बराबर LCM ऑफ ए बी का गुना SCF ऑफ ए बी का गुना। इसको जब भी गुना करेंगे तो a और b के गुणनफल के बराबर होगा, जो कि इसका उपयोग हम लोग 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में उपयोग करेंगे। तो यहाँ से याद रखना है। वहीं पे सूत्र क्या हो जाएगा? LCM बराबर क्या हो जाएगा? तो a इंटू बी बटे SCF ऑफ ए बी, ये भी सूत्र हो जाएगा। यहाँ से अगर हम बोलेंगे SCF निकालना पड़े तो SCF ऑफ ए और बी का SCF निकालना पड़े तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? a इंटू बी बाय LCM ऑफ ए
इंटू बी, ए या बी का। तो ये सूत्र यहाँ से याद रख लेना है। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। तो अभाज्य गुणनखंड का रूप में लिखना है। तो यहाँ पे जैसे 140, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है, किसी के भी अंत में 0 रहे तो वह 2 से विभाजित होगा या 5 से विभाजित होगा। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड बोला है तो सबसे पहले कम लघु लेना है। तो 2 से लेंगे तो 70 दूना 140, फिर 2 से घटाएंगे 35 बार में, फिर यहाँ 5 से घटाएंगे 7 बार में। यहाँ पे फिर 140 से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो एक नंबर यही बन गया। ठीक है, अब दोबारा इसको बना के देखते हैं 2 नंबर को। तो 2 नंबर जैसे है 156। अब ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ से ध्यान से समझना है कि कैसे होता है। 156 हो गया। हम चाहेंगे तो ऐसे भी इसमें डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, या तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही निकालना आसान होगा, एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार से निकालना है। तो यहाँ से देखें, तो जब अंतिम संख्या सम रहे, ठीक, तो वो 2 से विभाजित हो ही जाएगा, इसीलिए इसमें 2 से ही कटाना है हमें। तो 2 से जैसे ही कटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, यहाँ से एक बचेगा, एक इसमें दे देना, हो जाएगा 16। तो 8 दूना 16, फिर यहाँ 2 से भाग देंगे। ठीक, यहाँ से फिर कटाते हैं, 3 दूना 6, 9 दूना 18, अब 39 हो गया, 3 से कट जाएगा, 13 तिया 39। तो ये हो गया। तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसी प्रकार इसको बनाएंगे अब। जैसे 38 और 225 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 38 225। अब देखते हैं इकाई अंक पे इसका क्या है, 5 है। 5 रहने से 5 से ही डिवाइड होता है, ये रूल है। क्लास 6 का मैथ में एक रूल दिया गया है, विभाजिता का रूल। वहाँ से अगर विभाजिता का रूल कर लिए होंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे 5 है, तो इकाई अंक 5 रहने से वो 5 से आराम से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए यहाँ 5 से विभाजित करेंगे। ठीक है, 5 से करेंगे तो 7 बचे 35, 7 बचे 35, बचा कितना, तो 3। तो यहाँ हो गया 32, 3 इसमें जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। तो फिर कटाएंगे 6 पंचे 2, 30 बचा 2, 25 हो गया, तो बचे 25। फिर इसको कटाएंगे 5 से, कितना बार में कटेगा, 5 का 5, हाथ में बचा 2, 26 बचे 25, 5 ते 15, 153 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना है ये किससे कटेगा। तो यहाँ देखना है 3 का विभाजिता रूल अगर पता होगा तो यहाँ जोड़ के देख लेंगे, 5 3 8 1 9, 9 3 से विभाजित होता है, इसलिए 3 से विभाजित होगा। तो इसलिए इसको 3 से विभाजित करते हैं, 5 तिया 15 और 3 1 51, 51 हो गया। अब फिर इसको 3 से भाग देंगे तो 17 तिया 51। अब यहाँ से 38 225 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ये हो गया इसका आंसर। ये कभी भी एग्जाम में आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा और आसानी से भी बनेगा। तो यहाँ से अब आते हैं नंबर 4 पर। अब यहाँ पे फिर जैसे दिया हुआ है 505, ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया है 5000, 5 दिया है, अंतिम में 5 है इसलिए 5 से ही विभाजित करेंगे, आराम से कट जाएगा, 5 का 5 0 0 1 ही होगा। अब देखते हैं अंतिम में 1 है कि नहीं, यहाँ पे 0 0 1 है, यानी कि 101 है। तो ये किससे कटेगा, कोई अनुमान लगा के बता सकते हैं कि ये किससे कटेगा। तो ये 11 से कट सकता है, देखते हैं 11 से कोशिश कर सकते हैं। 11 नमा 99, 11 से अगर कटाते हैं तो 11 नमा 99 कट जाएगा। अब बचाएगा 11 का 1, तो 9 और 1, 9 और 1 बार में कटेगा, कैसे कि 11 नमा 99। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे नहीं समझ में आए तो यहाँ 11 का 9 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 1001 है कि नहीं। तो 11 का 9 बार पढ़ेंगे, ठीक है, 11 नमा 99 हो जाएगा होगा। अब 100 में 99 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 और 1 यहाँ से 11 हुआ, तो 11 का 11, तो ऐसे ही इसको कटाना है। अब ये किससे कटेगा, 9 1 10, 13 7 91, 13 से कट सकता है, 13 7 91। तो यहाँ पे तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 5
गुना 11 गुना 13 गुना 7। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। इससे इसको में कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो जिसको फिर से एक बार डिवाइड या उसको और तोड़ के लिख सकते हैं, इसीलिए यह अभाज्य गुणनखंड होता है। दूसरा नंबर हो गया 72 49। 72 49 याद रखना है। 7 दूना 9 18 18 4 22। तो ये यहाँ पे नहीं लगेगा, तो इसको किससे घटाना है, तो यहाँ से 3 का भी नहीं लगेगा। अंतिम में 9 है 75 22, तो ये इससे भी विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे कटाएंगे, तो यहाँ पे 23 से इसको कटा देते हैं। ठीक, 23 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो ये कटाते हैं। 23 23 तिया 69 कटेगा। 23 तिया 69 कट गया, बचा कितना, 3 बचा, हो जाएगा 34, होगा कि नहीं। ये 23 तिया 69 69 बचा 3 34, 23 ना यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन में ही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत हो गया। 74 या 29 होगा, तो यहाँ से हम 74 लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों 29 होगा, 29 यही होगा। तो 23 बार में जैसे ही हम कटाएंगे, 23 या 69 हो गया, बचा कितना, 23 या 69, तो यहाँ 4 है, तो 69 में 5 बचेगा, तो हो जाएगा 52 52 होगा। तो 52 पे 23 दूना 46 कटा सकते हैं। 23 दूना 46 बचा 6 69, 23 या 69, तो ये आ जाएगा। अब इसे फिर हम किससे कटा सकते हैं, 19 से डिवाइड कर सकते हैं। 19 से करेंगे तो कटाते हैं, किससे कटेगा, 19 से कहाँ 19 कटेगा, 19 से कहाँ 19 कट गया, बचा कितना, तो यहाँ पे देखते हैं 32 में 19 घटा दो कितना बचेगा, तो यहाँ से 1 बचा देंगे, 12 12 में 9 घटाएंगे 3, यहाँ बचा 2 में 1, कितना बचा 1, और हो गया यहाँ 9, तो एक गया 133, तो 19 नमा 171 से, या 19 सत्ते 133 से, तो 17 बार में कटेगा। और 17 को हम 17 से ही एक बार में कटा सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 4 2 9। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 23 गुना 19 गुना 17, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो ये समझ में आया, इसका आंसर ये हो गया। अब आगे बढ़ते, अब जैसे 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दो संख्या के गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम है। तो यहाँ पे समझना है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, साथ ही साथ बोला गया कि दो संख्या का गुणनफल, जो संख्या दिया गया है उनका गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो एक नंबर यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ है 26 और 91, ठीक है, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड तो बता दिए, अब डायरेक्ट कर देते हैं 13 इंटू 2, ये होगा 26, और 91 को क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 7, 13 91। अब देखो एचसीएफ निकालने का एक समान फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे जैसे आप लोग को बताया गया है, तो एचसीएफ क्या होता है, किसी भी संख्या में का अभाज्य गुणनखंड में जो मिल जाएगा, जिसको बोलते थे सार गुणनखंड, जैसे 12 और 6 का जैसे ही तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, और 6 को 2 गुना 3, तो इसमें 2 और 3 मिल रहा है कि नहीं, तो जो मिल जाएगा वो एचसीएफ होगा, यानी सार गुणनखंड को ही एचसीएफ बोल सकते हैं। या 3 को रहेगा तो 3 में मिलाएंगे, जो मिल जाएगा वो सार गुणनखंड ही एचसीएफ बन जाता है। तो यहाँ से 2 और 3 6, तो एचसीएफ कितना होगा 6। और यहाँ पे एलसीएम जब निकालेंगे, जो मिल गया उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिला है उसको लिखेंगे। तो यहाँ से एलसीएम क्या निकल जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ से ये समझ में आ गया होगा। जैसे अब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 13 13 मिल गया, इस सार गुणनखंड है, इसे लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर 13। यहाँ पे ब्रैकेट में सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, लिखना नहीं है, गुणनखंड है एचसीएफ बराबर 13 क्योंकि ये सार गुणनखंड है। और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर क्या होगा 13 इंटू 2 इंटू 7, तो यह गुना करें 13 7 91, 91 को 2 1 2, 9 2 18 182, ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अब ठीक है, अब यहाँ इससे आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दो संख्या के गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल
बराबर क्या होगा, तो HCF गुना LCM, जो दिया गया संख्या है उसी का, जैसे यहाँ 26 से 91 दिया है, ये दोनों संख्या को जब गुना करेंगे 26 गुना 91 बराबर HCF कितना हो जाएगा, HCF आया है 13 और LCM आया 182, दोनों को गुना करेंगे तो दोनों बराबर आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे सामने ही गुना करके, तो जैसे गुना करते हैं तो देखिए आपके सामने ही गुना करके दिखा रहे हैं 26 गुना 91, तो यहाँ से गुना करेंगे 6 एका 6 2 एका 2, ये कट गया 9 छक 54 के 4 हाथ में बचा 5 9 दूना 18 1 19, इन होगा 9 छक 54 के 4 हाथ में बचा 5 9 दूना 18 5 23 होगा। ठीक है, यहाँ 6 यहाँ 6 3 2, तो ये क्या आएगा 23 66, ये अब यहाँ से इसको गुना करेंगे, तो यहाँ से इसको गुना करते हैं 13 दूनी 26 26 के 6 हाथ में बचा कितना 2 13 8 104 104 और 2 6 हाथ में कितना बचा 10 13 का 13 13 और 10 23, तो यह आ गया 2366, दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया, तो इसी यही हो गया इसका फाइनल आंसर। दोनों इससे सिद्ध हो गया कि दोनों सही है, सूत्र भी सही है। इसी प्रकार 510 का बनाना है और 336 और 54 का बनाना है, सेम यही फॉर्मूला बिठाना है। ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप इसको बना सकते हैं, अगर नहीं बना पाते हैं तो टेलीग्राम पर ये इसको बना के देंगे और टेलीग्राम आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। मुख्य रूप से टेलीग्राम में सर्च करना है MKCEG, यही सर्च करना है MKCEG एजुकेशन डालने के बाद ये चैनल आ जाएगा, उसी में टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। ये सिंपल है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट लगाना नहीं है, जैसे बताएं वैसे ही ये बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो हम पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा गया है 12 15 और 21, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, तो 2 2 3 2 दूना 4 दिया 12। अगर ऐसा करने अगर आप नहीं पा रहे हैं तो आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि एक और बताए हैं जिसमें भाग देके बनाना होता है, उससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो यहाँ पे HCF मुख्य रूप से क्या होता है सार गुणनखंड, देखिए क्या मिल रहा है तीनों में क्या मिल रहा है 3 3 3, तो HCF यहाँ क्या हो जाएगा 3, ये आंसर 1 हो गया। अब दूसरा क्या बोला कि LCM, तो LCM निकालने के लिए क्या होता है जो संख्या मिला पहले उसको लिख लेंगे और जो संख्या नहीं मिला उसको भी लिख लेंगे। 2 2 5 और 7, यही संख्या नहीं मिला, अब इसको गुना करते 3 दूना 6 6 दूना 12 55 60 60 गुना 7, तो 60 गुना 7 कितना होगा 7 6 42 420, तो LCM इसका क्या आएगा 20। तो याद रखना कभी भी ज़्यादा निकालना पड़े किसी भी क्वेश्चन में तो उसमें LCM निकालना पड़ता है। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे 17 23 29, तो इसमें देखो 17 है, तो 17 का क्या क्या हो सकता है अभाज्य गुणनखंड, या तो 1 गुना 17 ही होगा कि नहीं। 23 का क्या लिख सकते हैं 1 गुना 23। 29 का क्या लिख सकते हैं 1 गुना 29। तो HCF इसमें मुख्य रूप से क्या आएगा 1 HCF बराबर 1, और यहाँ पे LCM क्या हो जाएगा LCM बराबर 17 इंटू 23 इंटू 19, यही होगा। इसको गुना करके यहाँ लिख देना है। ठीक है, क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं, नहीं तो ये आप खुद से भरने की कोशिश करें, थोड़ा सा खुद भी मेहनत करो भाई, तभी हो सकता है। यहाँ अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे 8 9 और 25 से। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8। 9 का क्या हो जाएगा 3 गुना 3। यहाँ 25 का क्या हो जाएगा तो 5 गुना 5। अगर किसी में कुछ भी कॉमन नहीं आए तो सीधा मान लेना है कि HCF क्या होगा 1 से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है HCF। ठीक है, LCM फिर क्या क्या कुछ नहीं मिल रहा है तो सारा गुना कर देंगे।
अब गुना करके इसको यहाँ पे लिख देना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ से गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से 24, 24 से 72, 72 गुना 25 तो कितना हो जाएगा, एक करके बता ही देते हैं शॉर्ट में। 72 गुना 25, तो यहाँ से 25 दूना 50 होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। 25 सत्ते 135 होगा कि नहीं। 7 बचे 35, 7 दूना 14 और 3 75, सॉरी कितना होगा, 75 होगा। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो 0, 5 5 10, 1800 आसपास आएगा, 1800। तो इसको गुना करके एक बार अपने से देख सकते हैं, गलत भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट यही है, इसी प्रकार बनाना है, एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार बनाना है और ये इम्पोर्टेंट भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर पर। SCF दिया गया है 306 और 657 का, SCF कितना आएगा 9 दिया गया है, जबकि LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से सूत्र बैठाएंगे, क्या निकालना है LCM, तो सूत्र ही आप बताएं कि LCM का सूत्र क्या होता है, कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। LCM का सूत्र क्या होता है, दोनों संख्या का गुणनफल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल, गुणनफल बटे HCF। जहाँ कॉन्सेप्ट है वहाँ आराम से बनाना है, जहाँ गुना भाग है वहाँ अपने से आप करेंगे। दोनों संख्या का गुणनफल, तो यह दो संख्या क्या है, 306 और 657 ही है, और SCF यहाँ पे कितना आया है 9। अब देखते हैं 9 से कोई विभाजित होगा, तो ये बड़ा संख्या इसी को विभाजित कर देते हैं। तो 65 को हम कितना बार में कटा सकते हैं, 9 से 63 कटेगा, बचेगा 2, 9 या 27, 72 बार में। अब यहाँ पे गुना कर दो, 306 गुना 72, 72 से गुना करने के बाद जो आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है। तो हम फटाक से इसको गुना कर लेते हैं, 306 गुना 72, 72 से गुना करते हैं, 6 दूना 12, 3 दूना 6, ये कट जाएगा। फिर यहाँ से कटाएंगे 7 छक 42 के 2, 4 7 21 3 होगा, तो 2 3 2 2। गुना मेरा कमज़ोर है, गुना गलत हो जाए तो देख लेना। 2 2 0 3 2, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ से आंसर क्या आया, 2 2 2 2 0 3 2, ये हो जाएगा। गुना एक बार देख लेना है चेक करके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n का अंक 0 पर समाप्त होगा। तो 6n का अंक जो है वो 0 पर समाप्त होगा, तो यहाँ पे दिखाना है कि ये 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। तो एक संख्या है 6n, ठीक है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दिया है 6n, संख्या का नाम है 6n, ये 0 पर कट सकता है। तो यहाँ लिखेंगे 6n जो है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य, कलम ही धोखा दे दिया, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड है, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 × 3 n, यही न होगा, 2 दूना 6। तो किसी यहाँ से हम लोग चाहेंगे 1.4 में, तब एक परिमेय है कि किसी भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकता है, तभी समाप्त हो सकता है जब उसका अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए, 2 × 5n आना चाहिए। अगर 2 गुना 5 उसके पावर कुछ भी आए वो आ जाए तो वो शून्य पर समाप्त होगा, इसलिए यह शून्य पे समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया 5 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1
गुना 5। अब भाज्य संख्या क्यों है, तो भाज्य संख्या क्यों है यही दिखाना है। तो हम इसको दो भाग में बांट लेते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होगा, जो या दो से अधिक बार कटे वही तो भाज्य संख्या होता है। जिसका अभाज्य गुणनखंड निकल जाए वो क्या होगा, भाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंड जिसका नहीं निकले वो भाज्य संख्या नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग एक लेते हैं 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, यही है। तो यहाँ से हम लोग 13 13 दोनों में टर्म ये और ये प्लस होने के बाद ये दो पद में बट जाता है, तो इस पद में 13 है, इस पद में भी 13 है। तो यहाँ से हम लोग 13 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ बचेगा क्या, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 1, यही बचेगा। यहाँ 13 तो बाहर ले लिए, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, 1। अब 13 11 गुना 7 कितना हो गया, 11 गुना 7 77 गुना 1 प्लस 1, यही होगा। तो यहाँ 13 गुना 77 प्लस 1, ये हो जाएगा। तो 13 गुना 78, यही है 77 जोड़ 1 78। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि किसी न किसी चीज़ का गुणनखंड है कि नहीं। तो यहाँ से पता चल रहा है 13 गुना 78 क्या है, किसी न किसी संख्या का गुणनखंड है। तो लिखेंगे अतः इसका यह दो संख्या का अभाज्य गुणनखंड है। दो संख्या बोल सकते हैं, या किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड है। 78 को भी कटाएंगे कट जाएगा, लेकिन अभाज्य गुणनखंड आएगा। तो यह दो संख्याओं ने, तो यहाँ लिखेंगे यह संख्या, अतः यह संख्या अभाज्य गुणनखंड है या एक भाज्य संख्या होगा। एक भाज्य संख्या है लिख देते हैं, संख्या ही है। यहाँ से क्या पता चला, ये एक अभाज्य संख्या ही है। अब दूसरा में देखते हैं, यहाँ पे जैसे है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये पूरा दिया हुआ है। तो देखते हैं कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्रिक। तो देखते हैं, इसमें कॉमन तो कुछ होगा नहीं, होगा। अब देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुना, ये क्या हो जाएगा 2 गुना 3 5, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2, 3 को हम 3, इसको 2 गुना 1, ये हो गया। ये किसी न किसी रूप में बट गया, बटा कि नहीं। तो ये यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये भी किसी न किसी भाज्य संख्या का ही होगा। भाज्य संख्या का ही अभाज्य गुणनखंड निकल सकता है। इतना बड़ा भाज्य संख्या का नहीं निकलेगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 29 अभाज्य संख्या है। 29 का अगर अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 29 गुना 1, यही ना निकलेगा, इससे ज़्यादा निकलेगा, स्वयं संख्या आएगा। और इसमें तो स्वयं संख्या दिख नहीं रहा है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यह किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड है, संख्या का अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। ये रफ में रख लेना है, इसको समझाने के लिए सिर्फ बताए थे। यह किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह भी भाज्य है, भी भाज्य है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखते हैं, यहाँ आगे आ जाते हैं क्वेश्चन, एक चैप्टर का अंतिम चैप्टर है, ठीक है। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, ठीक है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से 12 मिनट में, तो यहाँ से याद रखना 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलता है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर आएंगे। पुनः कब आएगा, तो दो नाम है, पहले है सोनिया, तो यहाँ लिखेंगे सोनिया। तो यहाँ से लिखेंगे सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट, ठीक। सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि
सोनिया को 18 मिनट लगता है। क्वेश्चन में है कि रवि, यहाँ पे जैसे दिया गया है क्वेश्चन में रवि को 12 मिनट लगता है, तो रवि को यहाँ से लिख सकते हैं, रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट। ठीक, तो दोनों का पहले एलसीएम निकालेंगे। 12 का 2 गुना 2 गुना 3, और 18 का क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ से एचसीएफ क्या निकल जाएगा, एचसीएफ बराबर ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, तो एचसीएफ 2 गुना 3 यानी 6। तो यहाँ पे हम लोग को मुख्य रूप से क्या निकालना है, एलसीएम, क्योंकि ज़्यादा समय एक ही समय कितना टाइम मिल रहा होगा। तो एचसीएम बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बटे एचसीएफ, यही होता है सूत्र। अब दोनों संख्या का गुणनफल कितना हो गया, 12 गुना 18। ठीक है, 12 गुना 18 और एचसीएफ 6 आया, तो 6 दुना 12, तो 18 दुना 36। तो कितना टाइम लगेगा, 36 मिनट। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 36 मिनट। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अगर समझ में आए तो लाइक करें। ठीक है।